जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस सर, अच्छे। आप बताइए सर। मैं भी ठीक हूँ भाई, एकदम मज़े में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 215 सीआरपीसी का देख चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सेक्शन 216 क्या बात कर रहा है। हम लोग चार्ज पढ़ रहे हैं, ये तो आप जानते हैं, आरोप। ठीक है, तो देखते हैं। ये बात कर रहा है कोर्ट में एल्टर चार्ज। एल्ट्रेशन क्या होता है आप जानते हैं? एल्टर करना किसी चीज़ को। जी, एल्टर करना भाई बताओ। परिवर्तन करना किसी चीज़ में। तो ये कह रहा है कि एनी कोर्ट में एल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो धारा 216, ये सवाल कई बार पूछा गया है, प्रीलिम्स में कई बार आता है कि चार्ज को परिवर्तित या संवर्धित कहाँ किया जा सकता है। तो 216 कहता है कि जजमेंट से पहले पहले कोई भी न्यायालय आरोप में कोई भी परिवर्तन या कोई भी संशोधन कर सकता है। इज दैट क्लियर? और फिर कह रहा है 216 का पार्ट 2 कह रहा है, सबसेक्शन 2 ऑफ 216 सीआरपीसी कह रहा है कि एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन shall be read and explained to the accused। ये कह रहा है कि ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। क्या समझे भाई? आप किसी व्यक्ति को जैसे चार्ज बनाते समय सुनाते हो, समझाते हो, वही परिस्थिति यदि आपने 216 के तहत 216 सीआरपीसी के तहत किसी चार्ज में कोई अल्ट्रेशन किया या कोई एडिशन किया, तो भी तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस व्यक्ति को उस परिवर्तन या उस परिवर्धन के विषय में बताओगे, पढ़कर सुनाओगे। इज दैट क्लियर? सर जैसे जोड़ना या सुधारना। हाँ, वही ओके सर। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको समझ आया कुछ यहाँ तक की कहानी? यस सर, आगे सर। जी, तो अब अगला वाला जो इसका सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि इफ़ द अल्ट्रेशन और एडिशन टू ए चार्ज इज सच that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। क्या समझे? उपधारा 3 कहता है कि यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है। क्या समझे भाई?
उपधारा 3। सर जैसे न तो अभियुक्त पर ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है और न वियोजन पक्ष पर। हाँ, मतलब परिवर्तन या परिवर्धन ऐसी किस बात का, ऐसी नेचर का है कि उस परिवर्तन या परिवर्धन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना तो अभियुक्त के डिफेंस पे पड़ रहा है और ना लोक अभियोजक के उस ट्रायल को चलाने में पड़ रहा है। तो फिर वो जो कोर्ट है उस ट्रायल को जो क्या तुम वैसे ही चला सकता है जैसे कि परिवर्तित और परिवर्धित जो आरोप है वो मूल आरोप ही हो। इज दैट क्लियर? यस सर। अब अगला उपधारा 4 कह रही है कि इफ द अल्टरेशन or addition is such that proceeding immediately with the trial as likely in the opinion of the court to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. अब नंबर 4 कह रहा है 216 का कि यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरंत आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो न्यायालय या तो नए विचारण का निर्देश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक समझे स्थगित कर सकता है। पहले वाला उपधारा 3 में तो ये बताया कि यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो उस ट्रायल को पहले की भांति और परिवर्तित या संवर्धित जो आरोप है उसको मूल आरोप मानते हुए ही ट्रायल को आगे के लिए फर्दरली चला सकता है। और उपधारा 4 एकदम 3 का उलट बात कर रहा है। समझ आया कुछ गुलशेर? एक्चुअली सर 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ये सुन पा रहा हूँ आपको सर, बुखार हो रहा बहुत तेज। ओके 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 ओके। तो कल्पना आप बताइए। कल्पना। जी सर। सर उपधारा 3 में तो ये कहा गया है कि अभियुक्त और अभियोजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आरोप परिवर्तित कर दिया गया, उसे आगे की कार्रवाई वैसे ही चलेगी जैसे पिछली वाली कार्रवाई चल रही थी। और लेकिन कोर्ट में ये बताया गया है कि जैसे अगर ये परिवर्तन करने से अभियुक्त और अभियोजन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो या तो मजिस्ट्रेट उसको नए सिरे से मतलब विचारण करने के लिए आदेश देगा या फिर कुछ समय के लिए उसे रोक देगा, स्थगित कर दे। बहुत बढ़िया। उपधारा 5 देखते हैं 216 की। उपधारा 5 कह रहा है कि इफ़ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडिड चार्ज is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the altered or added charge is founded. ये कह रहा है कि यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध कोई ऐसा है जो चार्ज बढ़ा है, उसकी बात हो रही है, जो परिवर्तित हुआ है या परिवर्धित हुआ है, वो ऐसा कोई आरोप है जिसके चलाए जाने के लिए कोई पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं ना कि इसके लिए सैंक्शन प्राप्त की जाती है, पूर्व अनुमति ली जाती है, तभी वो मामले चलते हैं। तो ये कह रहा है कि जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो इस मामले में ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कि आप जो है लॉ को ना तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उसको इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। वो कह रहा है कि कोई मामला, मान लीजिए कोई मामला ऐसा है कि अगर वो शुरुआत में ही लगता वो आरोप, तो वहाँ उसके लिए एक प्री सैंक्शन की आवश्यकता थी, पूर्वानुमति की आवश्यकता थी। तो वो आरोप यदि परिवर्तन या परिवर्धन में लगाया जा रहा है तो तब भी उसकी सैंक्शन जो है वो लेनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। विदाउट दैट सैंक्शन उस आरोप का मुकदमा आप नहीं चला सकते। तो ये कह रहा है कि बिना कोई कार्रवाई, ऐसी मंजूरी अभी प्राप्त किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर
जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित है, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त न कर ली गई हो। तो या तो आपने पहले से पूर्व अनुमति ले रखी हो, नहीं तो आप अगर कोई ऐसा चार्ज बनाएंगे, ऐसा चार्ज परिवर्तित करेंगे या परिवर्धित करेंगे जिसके लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो आप तब तक उस केस को, उस आरोप पर मामले को अग्रसारित नहीं कर सकते जब तक कि आप उसके लिए संबंधित पूर्व अनुमति प्राप्त ना कर लें। इज दैट क्लियर? सर ऐसी मंजूरी किससे लेनी होगी? देखिए, कई मामले ऐसे होते हैं, जैसे हमने 197 में पढ़ा था कि किसी लोक सेवक पर यदि कोई उसके कार्य के दौरान किए गए किसी आरोप के लिए उसका विचारण करना है तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। पढ़ा था ना? जी सर। हाँ, तो इस प्रकार के कोई मामले हैं, कोई ऐसा आरोप किसी पर परिवर्तित हो रहा है, तो फिर वो जो अनुमति है वो अनुमति आपको यहाँ भी लेनी पड़ेगी। क्लियर है भाई? 216 में किसी को कोई आपत्ति? रवि, कार्तिक? ओके सर। क्लियर? नहीं, चलिए। यस सर, क्लियर है। हाँ, अब हाँ, रवि माहेश्वरी हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हो रवि? या नहीं सर, क्लियर। ओके 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 216 क्लियर हो गया है। अब अगला जो सेक्शन है वो कह रहा है 217। ये कह रहा है रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। ठीक है, जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों का पुनः बुलाया जाना। मान लीजिए कोई मैटर ऐसा है कि जिसमें साक्ष्यों की परीक्षा हो चुकी है, कुछ साक्षी हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं, या सारे साक्षी हो चुके हैं। क्योंकि हमने 216 की पहली लाइन में क्या पढ़ा था कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। तो इसका मतलब निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कर सकता है, तो फिर वो सारे साक्षी भी हो चुके होते हैं जिस टाइम निर्णय सुनाया जाता है। एक अवस्था ये भी हो सकता है कि कुछ साक्षी हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो वैसी अवस्था में 217 ये प्रबंध करता है कि whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed। देखिए, shall शब्द आया है, और shall शब्द जहाँ आता है वहाँ क्या होता है? जहाँ इंग्लिश वर्जन में, हाँ जी, होगा या करेगा ही करेगा। हाँ, यानी कि कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट। और जहाँ मे शब्द आता है वहाँ कोर्ट हैव द डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, वो चाहे तो करे, चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। ठीक है माय डियर? ये कह रहा है कि जब कभी विचारण आरंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को दोनों को अवसर है। अभियुक्त को भी अवसर है और एक्यूज को भी अवसर है। किस बात का? ए, टू रिकॉल और रीसमन एंड एग्जामिन विद रेफरेंस टू सच अल्टरेशन और एडिशन any witness who may have been examined unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers that the prosecutor or the accused, as the case may be, desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। तो ये कह रहा है भाई, किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है, ठीक है, पुनः बुलाने या पुनः समन करने को, और उसकी ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के बारे में परीक्षा करने की अनुज्ञा दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि यथास्थिति अभियोजक या अभियुक्त तंग करने के या विलंब करने के या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन से ऐसे साक्षी को पुनः बुलाना या उसकी पुनः परीक्षा करना चाहता है।
क्या समझे? हमने बताया था कि जो साक्षी हो चुके हैं और साक्षी होने के बाद, यानी कि साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है, उसके बाद चार्ज में अल्टर किया जा रहा है या एडिशन कोई चार्ज किया जा रहा है, तो प्रोसिक्यूटर को और एक्यूज को दोनों को ये राइट है कि वो उन साक्षियों को पुनः कोर्ट में आहूत करे, दोबारा उनको बुलाए, उनकी दोबारा परीक्षा करे उस चार्ज के विषय में जो चार्ज अल्टर या एडिट किया गया है। लेकिन कोर्ट ड्यूटी बाउंड है ऐसा करने के लिए। वहीं ऑन द अदर हैंड कोर्ट को ये भी देखना है कि कहीं वास्तव में प्रोसिक्यूटर या एक्यूज उसको दोबारा आहूत करने का उसका उद्देश्य टाइम किलिंग ना हो, कि भाई वो नहा की समय बर्बाद करने की नीयत से उन्हें रिकॉल करना चाहता हो, या फिर वो एंड ऑफ द जस्टिस, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए ऐसा करना चाहता हो, तो कोर्ट उसको मना भी कर सकता है। मतलब ड्यूटी बाउंड तब है जब उसकी बात तर्कसंगत है सामने वाले की। प्रोसिक्यूटर और एक्यूज दोनों को राइट है। क्या समझे रवि? बी कह रहा है ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom द कोर्ट मे थिंक टू बी मटेरियल। और इसका पार्ट बी कह रहा है 217 का पार्ट बी कह रहा है कि किसी अन्य ऐसे साक्षी को जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुज्ञा दी जाएगी। क्या समझे? कोर्ट अगर आवश्यक समझ रहा है किसी साक्षी को कि वो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब क्या है कि वो इस विचारण के संबंध में उसके पास कुछ ऐसी बात बताने के लिए है जो निर्णय करने में कोर्ट के लिए सहायक साबित होने जा रही है, तो वो उसको बुलाएगा, बुलाने के निर्देश दे देगा, अनुज्ञा दे देगा, अलाउ कर देगा। ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom द कोर्ट मे थिंक टू बी मटेरियल। 217 आपको क्लियर हुआ भाई? कोई डाउट किसी को? मुगल आजम जी, मोस्ट वेलकम इन क्लास जी। सर गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमित भाई कहाँ रह गए? आपको तो उन्होंने ग्रुप में ऐड कराया और खुद क्लास से आज फिर गायब हैं। सर उन्होंने कहा था कि घर पे कुछ बहुत अर्जेंट काम चल रहे हैं इसलिए। हाँ अमित वैसे तो पंक्चुअल हैं, हमारी क्लास के मोस्ट पंक्चुअल मेंबर्स यदि हैं तो वो कल्पना है, अमित है, एनू है ना। और आप लोग जो नए साथी जुड़े हैं, मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप कंटिन्यूसली क्लास के साथ जुड़ें, तभी आपका यहाँ जुड़ने का जो उद्देश्य है वो फलित होगा। सर एक बार सर टाइमिंग का थोड़ा भी क्लियर कर दें कि किस टाइमिंग का आपको मैसेज ग्रुप पे रोज़ मिल जाता है, क्लास का जो भी समय होता है। टाइम मिला नहीं था सर आज, इसलिए थोड़ा मैं लेट आया हूँ। अच्छा, एक्चुअली मैं टाइमिंग डालने के बाद आपको ग्रुप में ऐड किया, तो आपको जो पूर्व मैसेज है वो प्राप्त नहीं होंगे ना। अब आगे से आप चूँकि ग्रुप में हैं तो ग्रुप में मैं रोज़ाना ही क्लास का टाइम डाल देता हूँ, और आने वाले हफ्ते में आपकी जीएस की एक क्लास भी भगवान ने चाहा तो स्टार्ट हो जाएगी, और यूपीएपीओ के हिसाब से एक पुलिस रेगुलेशन एक्ट की क्लास भी ऐड ऑन होने जा रही है, वो मैं ही लूँगा, पुलिस रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो चूँकि यूपीएपीओ फ़िलहाल आपके सामने एग्ज़ाम आने वाला है, 213 वैकेंसी का नोटिफिकेशन कभी भी हो सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सर। हाँ, अब 218 कह रहा है कि सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंस, सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। 218 ये बात करता है, ये कह रहा है फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज्ड देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। ये कह रहा है फिर आगे कह रहा है इसका प्रोविज़ो है 218 की उपधारा 1 का, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्यूज पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर्स and the magistrate is of opinion that such person is not likely to be prejudiced thereby, the magistrate may try together all or any number of charges
framed against such person। ये कह रहा है कि 218 सामान्य नियम बता रहा है। 218 की पहली जो उपधारा है वो बिल्कुल सामान्य नियम बता रही है। सामान्य नियम तो ये है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथक तय किया जाएगा। जब अलग अपराध है तो उसका चार्ज भी अलग बनेगा और उसका विचारण भी अलग किया जाएगा। लेकिन परंतु कह रहा है कि परंतु मेरी भी सुनो, परंतु हमेशा ये कहता है कि सामान्य बात तो ये है, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वो भी संभव है। क्या समझे? परंतु को क्या समझे आप? तो परंतु को कह रहा है इसका कि परंतु जहां अभियुक्त व्यक्ति लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विरचित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ भी कर सकता है। यदि वो व्यक्ति ऐसा लिखित में कोर्ट से चाहे, ऐसी आवेदन प्रस्तुत करके ये चाहे, तो अब धारा 2 कह रहा है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223। अब ये कह रहा है कि उपधारा 1 की कोई बात धारा 219, 220, 221 और 223 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब आगे जो धाराएं पढ़ेंगे हम 219, 220, 221 और 223, वहाँ आपको एक डिफरेंट बात बताई जाएगी जो 218 की बिल्कुल उल्टी होगी, लेकिन उन पर ये धारा कोई प्रभाव नहीं डालेगी। वो इस धारा के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। क्लियर है भाई? अब इसका दृष्टांत समझ लेते हैं। इलिस्ट्रेशन से आपको 218 क्लियर हो जाएगी। द इलिस्ट्रेशन ऑफ 218 इज सेइंग दैट ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए थेफ्ट ऑन वन ओकेजन एंड ऑफ causing grievous hurt on other occasion. A must be separately charged and separately tried for the theft and causing grievous hurt। ये कह रहा कि कै पर एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे अवसर पर घोर उपैती कारित करने का अभियोग है, तो चोरी के लिए और घोर उपैती कारित करने के लिए कै पर पृथक पृथक आरोप लगाने होंगे और उसका विचारण पृथक तय करना होगा। क्लियर है? यस सर जी। अब 219, 220, 221 और 223 वो बात बता रहे हैं जो 218 से बिल्कुल विपरीत बात है। 219 कह रहा है कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। 219 ने ये बात बताई। 218 कह रहा था कि अलग अलग आरोप लगाए जाएंगे, अलग अलग विचारण चलेगा, लेकिन वहीं 219 एक नई बात लेके आता है और ये बताने का प्रयास कर रहा है। 219 की उपधारा 1 सब सेक्शन ऑफ 219 इज सेइंग दैट व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मोर ऑफेंसेस देन वन ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन द स्पेस ऑफ 12 months from the first to the last of such offences, whether in respect of the same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any number of them not exceeding 3। तो 219 की उपधारा 1 ये कहना चाह रही है कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के एक से अधिक आरोपों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर किए गए हैं। 12 मास इज इक्वल टू 1 ईयर। क्या समझे? तो 1 ईयर का मतलब आगे धारा के अंदर खोल दिया 12 मास। तो 1 ईयर, ये 1 कैलेंडर ईयर मत समझ लेना इसको। ये जहाँ से शुरू होगा और जहाँ 12 मास ख़त्म होंगे वहाँ तक की गणना की जा सकती है। ये ऐसा नहीं है कि 2023 1 जनवरी से लेके और 31 दिसंबर 2023 तक के बीच होना चाहिए। नहीं, पहला अपराध हो सकता है कि 15 दिसंबर 2023 को हो और लास्ट वाला जो अपराध है
वो 14 दिसंबर 2024 को हो, तब भी 12 मास की गणना की जाएगी, तो वो इस धारा के अंतर्गत सेम मतलब 3 होने चाहिए, 3 से ज़्यादा ना हो। और ऑफेंस क्या है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति के विरुद्ध किए गए हों, एक व्यक्ति से अधिक के विरुद्ध भी हो सकते हैं। तीनों ऑफेंसेस अलग अलग व्यक्तियों के विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, ये ध्यान रखिएगा कि जो अपराध है वो एक ही किस्म के होने चाहिए, ठीक है। और जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से 3 से अनधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। क्या समझ आया कल्पना 219 की उपधारा 1 से आपको क्या समझ आया, बताइए जरा। सर इसमें यही है कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के एक ही किस्म के 3 अपराधों का अभियोग हो उस पर, मतलब व्यक्ति तो इसके खिलाफ जो पीड़ित पक्षकार वो सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपराधी एक ही हो, लेकिन 1 साल के अंदर उसने ये अपराध 3 अपराध किए हो। हाँ, और 1 साल इसको आप कैलेंडर ईयर मत समझिएगा, ये 12 मास हैं, ये जहाँ से स्टार्ट होंगे अगले 12 मास जहाँ भी ख़त्म होंगे माह के दौरान किए गए होने चाहिए। समझ आ गया भाई यहाँ तक? कोई दिक्कत मुगल आजम, कार्तिक, गुलशेर? सर 212 को और इसके साथ क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा, 212 में इन धाराओं का जिक्र आया था? जी हाँ, हाँ। वो हमें कम समझ में आई। कोई बात नहीं, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसको भी देखेंगे। अब उपधारा 2 कहता है इसका कि ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड व्हेन दे आर पनिशेबल विद द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट अंडर द सेम सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉज, प्रोवाइडेड दैट फॉर द purposes of this section an offence punishable under section 379 of the Indian Penal Code shall be deemed to be an offence of the same kind as an offence punishable under section 380 of the said code, and that an offence punishable under any section of the said code or of any special or local law shall be deemed to be an offence of the same kind as an attempt to commit such offence when such an attempt is an offence। क्या समझे? उपधारा 2 इसका कह रहा है कि अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। अब एक ही किस्म जब हम पढ़ के आए हैं तो उपधारा 2 बता रहा है कि एक ही किस्म के कौन से अपराध कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं, परंतु इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है। 379 और 380 में क्या अंतर है भाई, कौन बताएगा? कल्पना आप चुप रहिएगा अभी, और जो साथी हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि 379 भी चोरी की धारा है और 380 भी चोरी की धारा है, तो दोनों में क्या अंतर है? आप लोगों ने आईपीसी पढ़ रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आईपीसी पढ़े होंगे, तो मैं मुगल आजम जी से चाहूँगा कि वो अगर बता सकें इस बात को। तो मुगल आजम सर, किसी घर टेंट वेसल्स के अंदर घुसकर अगर चोरी करते हैं वो 380 में कवर होता है, बाकी ओपन प्लेस में वो 379। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ही अच्छा जवाब मिला है आपको, बहुत ही सुंदर आंसर दिया है मुगल आजम जी ने। और गुलशेर, कार्तिक और रवि, आप लोग यदि इस बात को पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि पहले से आप नहीं जानते हैं तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि जो 379 है वो ओपन प्लेस से चोरी के लिए लगता है, और जो 380 है वो किसी गृह, टेंट, वेसल आदि जहाँ मतलब कि कवर्ड एरिया आप उसे शुद्ध भाषा में कह सकते हैं, वहाँ से यदि चोरी की जाएगी तो वहाँ वो 380 का सेक्शन लगेगा।
आईपीसी की चोरी की 5 धाराएं हैं। कल्पना कौन कौन सी हैं 3 धाराएं और चोरी की? सर 381, 382, 378 से शुरू है। 378 में परिभाषा है, फिर 379 है, 380 है, 381 है, 382 है। ये 5 धाराएं चोरी की धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। चोरी एक ऐसा अपराध है जिसके 5 ही तो तत्व हैं, है ना, 5 ही स्पष्टीकरण हैं और 5 ही धाराएं हैं। 5 प्यारे याद रखिएगा चोरी के विषय में। और आपको एग्ज़ाम में चोरी के ऊपर कुछ लिखने को आए तो आपको इन 5 का ये जो ग्रुप है ये सारा कुछ बताना पड़ेगा, यदि 10 नंबर का सवाल आ रहा है तो, है ना। तो चोरी की परिभाषा 378 से शुरू करते हुए आपको 382 तक जाना है और उसके 5 तत्व बताने हैं। 5 तत्व चोरी के क्या होते हैं? रवि आप बताइए। चोरी के 5 तत्व, रवि। रवि मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं नहीं? जी सर पता नहीं सर, मैंने पढ़ा नहीं। पता मैंने नहीं, अभी पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहिए तो सब समझ आ जाएगा। चलिए, तो कहाँ थे हम? हाँ, 379 और 380 की बात चल रही थी। तो ये कह रहा कि ये धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध किसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का उक्त संहिता की धारा 380 के अधीन दंडनीय अपराध है, और भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या स्थानीय विधि की किसी धारा के अधीन दंडनीय अपराध उसी किस्म का अपराध है जिस किस्म का ऐसे अपराध करने का प्रयत्न है, जब ऐसा प्रयत्न भी दंडनीय हो, अपराध हो। तो कह रहा है कि चोरी की हो, 379 वाली की हो, 380 वाली की हो, या चोरी का अटेम्प्ट भी अपराध होता है क्या भाई? जी सर। चोरी का प्रयत्न भी तो अपराध होता है ना? जी सर। कौन सी धारा के तहत होता है? 379, 511, 380, 511। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक ही वर्ष के अंदर 379 का अपराध भी किया, 380 का अपराध भी किया और उसने एक चोरी का अटेम्प्ट भी किया, तो और 1 वर्ष के भीतर किया, तो उन तीनों का एक साथ विचारण किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219 CRPC। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अगली जो सेक्शन है वो लंबी है, उसको हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। 220 कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और आप लोगों का क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सर। गुड नाइट सर।